जय जवान जय किसान, ये नारा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। जो 3 फार्म बिल है, आज मैं उन पे आपसे बात करना चाहता हूँ। 3 फार्म बिल कुछ ही महीने पहले सरकार लाई, ऑर्डिनेंस के थ्रू लाई, एक इमरजेंसी पावर को यूज़ करके लाई। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी पावर को यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी। एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, उसके थ्रू अगर लाती, अगर इतना ही अहम बिल है तो ऑर्डिनेंस से लाने की ज़रूरत नहीं थी। वहीं दूसरा सवाल ये उठता है कि जो स्टेट के कृषि मंत्री है, क्या उनसे इस पे बात की गई इस बिल के ऊपर। तीसरा सवाल ये उठता है, किसान संगठन है, किसान है, क्या उनसे विचार विमर्श किया गया इस बिल के ऊपर। नहीं किया गया। चौथा सवाल ये है, जब सेलेक्ट कमेटी में ये बिल भेजा जा सकता था, सभी स्टेक होल्डर की बात रखी जा सकती थी, तो ऐसा क्यों नहीं किया सरकार ने। उनके जो अलाय है, अकाली दल थे जब पहले, तो उन्होंने भी ये कहा था कि है ना, आप सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया सरकार ने। पांचवी बात यह है कि अगर इतना ही अहम बिल है, इतना ही ऐतिहासिक बिल है, तो किसान आके वाहवाही क्यों नहीं कर रहा है मीडिया के अंदर। तो ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। अब मैं आता हूँ एपीएमसी मंडीज़ पे। एपीएमसी मंडीज़ में दिक्कतें हैं, उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ये हम सब जानते हैं। एपीएमसी मंडी 2006 के अंदर बिहार से हटा दी थी, लेकिन बिहार के फार्मर को नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहीं पंजाब और हरियाणा में एपीएमसी मंडी है, वहाँ रोबस्ट है एक मंडी सिस्टम, वो उनके लिए फ्रूटफुल है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एपीएमसी मंडी को एक साइड में करके हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, और सभी स्टेक होल्डर की बात को सुनने की ज़रूरत है। सबसे मेन है, सबसे मेन बात, जो किसान है उनकी बात सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं के लिए बिल बन रहा है। अब मैं आता हूँ जो नई व्यवस्था है उस पर। तो ये कॉरपोरेट है, जो सरकार जो बिल लाई है उसके हिसाब से, और ये फार्मर्स है। तो फार्मर्स क्या है कि अपनी जो पैदावार है वो डायरेक्ट ऐसे बेच सकेंगे कॉरपोरेट को, सरकार ये कह रही है, जो बिल कह रहा है वो यही बात है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो फार्मर की पैदावार होगी, क्या उसका मोल पता चल सकेगा, कैसे पता चलेगा, उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा प्रोसेस ये है, दूसरी बात यह है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, सर फार्मर कह रहा है कि एटलीस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मुझे मिले, अगर मेरा माल मैं बेचूंगा तो उसकी गारंटी तो मिले। सरकार कह रही है कि हाँ ऐसा रहेगा, लेकिन कब कहा सरकार ने, जब प्रोटेस्ट चालू हुआ, जब बिल आए उसके बाद प्रोटेस्ट चालू हुआ, सरकार ने कहा ये रहेगा, लेकिन फार्मर कह रहा है मुझे लिख के चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लिख के सरकार क्यों नहीं दे सकती है। वहीं ये इसी प्रोसेस के लिए क्या फार्मर को ट्रेन किया गया है, साक्षर किया गया है फार्मर को, ये प्रोसेस रहेगा। आप लोगों को पता है कि है ना, जो कॉर्पोरेट होता है वो एक स्ट्रांग होल्ड रखता है, एक मजबूत, बेसिकली कहने का मतलब ये मजबूत है कॉर्पोरेट फार्मर के सामने। तो ये फार्मर जो है, इसका कोई पंगा अगर इससे होता है कॉर्पोरेट से, तो एक प्रोसेस किया गया है कि सुलह बोर्ड बनेगी, सुलह बोर्ड के अंदर एसडीएम सुनवाई करेगा, और एसडीएम 30 दिन का वक्त देगा। 30 दिन के बाद अगर कोई पंगा होता है तो अपील कर सकते हैं आप कलेक्टर के पास। कलेक्टर एक किसी पर्सन को अपॉइंट करके, किसी ऑफिसर को अपॉइंट करके दोबारा से 30 दिन का वक्त देगा। तो क्यों नहीं डायरेक्ट कोर्ट के अंदर जा सकता है, मतलब केस ऐसा क्यों बंद किया गया ये तरीका कि कोर्ट में अपील ही नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस अगर होगा तो फार्मर को ये डर है कि पॉलिटिकल जो पावर होती है वो एसडीएम और से गेम बदलवा देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब केसेस में ऐसा होता है, लेकिन उनको ये शंका है, तो इसके लिए उनको कौन बेसिकली वो देगा। तो एक विश्वास की बात है, एक विश्वास दिलाने की बात है, एक संवाद की बात है, जो सरकार नहीं कर रही है। अब मैं आता हूँ ई नैम पे। ई नैम स्कीम 2016 में सरकार लाई, उसमें मंडियों को जोड़ा जाना था, जिससे कि है ना, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अपना सामान, अपनी पैदावार को बेच सके फार्मर। तो आज ई नैम का क्या हुआ। 2016 में ये कहा गया था कि ये ऐतिहासिक बिल है, ऐतिहासिक स्कीम है, सॉरी, और ऐतिहासिक स्कीम है, उसके बावजूद ये भी कहा गया था कि जो बिचौलिए हैं उनको भी फ़ायदा होगा इससे। तो आज ये सब कहाँ गई है। अभी मैंने एक फार्मर को सुना, वो ये कह रहे थे कि जो बिचौलिए होते हैं, जो वो भी ज़रूरी हैं बेसिकली, कि जब अपना वो पैदावार बेचता है तो ट्रक जाता है, ट्रक को क्लीन करके देते हैं, उसकी रेट लगवाता है, एक प्रोसेस होता है, उसमें वो 1000-1500 रुपये कमा लेता है। तो सरकार बताए तो सिर्फ डिफाइन तो करे बिचौलिया क्या है। तो ई नैम कहाँ गई, सबसे मेन मुद्दा यह है कि जो स्कीम 4 साल में गायब हो गई है, उसके बारे में सरकार क्यों नहीं बात कर रही है। जबकि अभी लॉकडाउन लगा था तब भी ई नैम की बात हो रही थी।
वहीं अब बात आती है कि जो निर्मला सीतारमण जी है, जो इनकी बड़ी मंत्री है सरकार की, उन्होंने पिछले साल ही कहा कि एपीएमसी मंडीज हटा देनी चाहिए, और अब सरकार कह रही है कि एपीएमसी मंडी रहेगी, एमएसपी रहेगा प्रोटेस्ट के बाद, लेकिन लिख के नहीं दे रही है। वहीं एपीएमसी मंडीज जो हैं उनमें से उसमें टैक्स सिस्टम है, टैक्स लगता है उसमें, और जो नई व्यवस्था है उसमें टैक्स नहीं है। तो एपीएमसी मंडीज तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि पंजाब और हरियाणा के ही फार्मर्स इसमें हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। तमिलनाडु, भुवनेश्वर, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, या सभी के फार्मर्स ने इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। तो बात विश्वास की है सबसे बड़ी। गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति एक ऐसी मीटिंग में थे जहां पाकिस्तान के लोग थे। जब हंगामा हुआ, लोकसभा में हंगामा हुआ, तो अरुण जेटली जी ने ये कहा कि हम पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति जी पे, उनकी देशभक्ति पे कोई सवाल नहीं उठाते हैं, तब जाके ये मामला शांत हुआ। तो क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं? वहीं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी भगत सिंह जी से जेल के अंदर मिलने नहीं गए थे, बट ये भी गलत है। वहीं एनआरसी और एनपीआर में मैं आता हूँ। एनआरसी के लिए अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर बार बार रिपीटेडली कहा कि एनआरसी आएगा, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऐसा मेरे किसी मंत्री ने नहीं कहा। वहीं अमित शाह जी कहते हैं बाहर मीडिया के अंदर कि एनआरसी एनपीआर में कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है कि एनआरसी पहले का प्रोसेस है एनपीआर से। वहीं किरण रिजिजू जी उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा था कि ये प्रोसेस है एक उनके पहले का। वहीं प्रधानमंत्री जी ने जीतने के लिए मतलब एक भाषण के अंदर ये कह दिया कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक तो नहीं आए। अब मैं आता हूँ एग्रीकल्चर, जो जीडीपी की जो बात है, अगर सरकार चाहती है डबल फार्मर्स इनकम करना, फार्मर की इनकम को डबल करना चाहती है, तो एग्रीकल्चर जीडीपी 10% रहनी चाहिए। लेकिन इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में नेगेटिव में है, उससे पहले भी कोई अच्छा हाल नहीं था। तो सरकार को ये समझना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़, सबसे एक और दोबारा से बहुत ही मेन बात है ये कि फार्मर की औसत आय कितनी है। पिछले 3-4 साल से डेटा आना ही बंद हो गया है, तो कैसे पता चलेगी व्हाट इज़ डबल इनकम, कितनी बनेगी डबल इनकम, कितनी होगी। तो ये कुछ बातें हैं। सबसे मेन चीज़ ये भी है कि जो झूठ बोला जाता है वो एक सबसे गलत है, संवाद नहीं किया जाता है, वो भी बहुत बड़ी गलती है। प्रधानमंत्री हैं, सभी देशवासियों के हैं, लेकिन इस तरीके से ये चीज़ें सही नहीं हैं। अभी किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई, पूरे रोड में गड्ढे खोद दिए, तो उनको आगे नहीं बढ़ने देने के चक्कर में बोला जा रहा है कि कोविड है। तो कोविड को कौन, बेसिकली कोविड है तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। वो तो पिछले 2.5 महीने से पंजाब के अंदर और वहाँ बैठ के धरना दे रहे थे। जब उनके राइट्स, उनकी बातें सुनी नहीं जाएगी उनको, तो वो क्या करेंगे? वो आएंगे ही ना, दिल्ली ही आएंगे। तो ये कौन रोक सकता था, कौन संवाद कर सकता था? प्रधानमंत्री जी कर सकते थे या उनके मिनिस्टर्स कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज गुरु नानक जयंती है, अगर मैं एक भी शब्द, अगर एक भी चीज़ मैंने इस वीडियो के अंदर गलत बोली होगी ना, तो मेरे लिए सही नहीं रहेगा वो। आप लोगों को सोचना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं किसान के साथ खड़ा हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ। गुरु नानक जयंती की आप लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू।